हेलो साथियों, मैं बी एल लोणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी ये 15 नंबर की क्लास है जिसके अंदर हम हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें। किसी भी प्रकार का आपको डाउट कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है संदेश राशक। संदेश राशक के रचनाकार है अ अब्दुल रहमान, ब शंभू, स पुष्पदंत, द धनपाल। तो संदेश राशक के जो रचनाकार है वो है अब्दुल रहमान, यानी ए वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। बात करते हैं हम स्वयंभू की। तो स्वयंभू की जो रचनाएं हैं, एक तो स्वयंभू छंद है, दूसरी बात करें तो पउम चरियु है। पउम चरियु, पउम चरियु ये भी स्वयंभू की है और बहुत महत्वपूर्ण रचना है। दूसरी बात करें तो रिठनेमी, रिठनेमी चरियु ये भी स्वयंभू की है। इसके अलावा नाग कुमार चरियु, तो ये सारी रचनाएं है वो स्वयंभू की है, तीनों है वो स्वयंभू की है। पुष्पदंत की बात करें तो इसकी रचना महापुराण, महापुराण, तो महापुराण है वो पुष्पदंत की रचना है। धनपाल की भविष्यत कहा, भविष्यत कहा या कथा, कई जगह कथा लिखा हुआ है, ठीक है, तो दोनों नाम है आपको याद रखना। भविष्यत कहा और भविष्यत कथा दोनों ही एक ही किताब के नाम है, धनपाल की है वो। बात करें 2 नंबर क्वेश्चन की। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है निम्न में राम सिंह की रचना है, निम्न में से राम सिंह की रचना है। ए ढोला मारूरा दुआ, वह उपदेश रसायन, रास है, यहाँ पर रस नहीं है, ठीक है, रास, सह पाहुड़ दोहा, द योगसार। तो देखिए राम सिंह की रचना है वो है पाहुड़ दोहा, स वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। ढोला मारूरा दुआ उसके जो लेखक है वो कुशल लाभ है, कुशल लाभ, ढोला मारूरी दोहा की रचनाकार कुशल लाभ है। दूसरी बात उपदेश रसायन रास है वो जिन धर्म सूरी की है, जिन धर्म सूरी, तो जिन धर्म सूरी की रचना है। और योग सार आपके जोइंदू की है, जोइंदू, योग सार किसकी है, जोइंदू की है। बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत मेहनत लगती है ऐसी क्लास बनाने में और बहुत ही शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप तैयारी करना चाहे तो आप नियमित मेरी क्लासें देखते रहे, बहुत ही शानदार मैटर आपको बताया जा रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्यापति के उपनाम है मैथिली कोकिल, कई नहीं यहाँ पर कवि है, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, ये सभी। तो विद्यापति के ये सारे ही नाम है, यानी सारी उपाधियां हैं वो विद्यापति को दी गई। मैथिली कोकिल भी कहलाते हैं, कवि शेखर भी कहलाते हैं, अभिनव जयदेव भी कहलाते हैं। बात कर लेते हैं विद्यापति की रचनाओं की। तो एक तो विद्यापति पदावली है, विद्यापति पदावली है वो तो नाम से आपको पता चल जाएगी। दूसरी बात करें तो कीर्ति लता है, कीर्ति लता, और एक कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों ही रचनाएं है वो विद्यापति की है और दोनों ही क्या है, अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है, अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। विद्यापति की बात करें जो तो ये विद्या मैथिली कोकिल कहलाते हैं, तो विद्यापति पदावली है ये मैथिली भाषा में, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी विद्यापति पदावली है वो मैथिली भाषा में और कीर्ति लता कीर्ति पताका वो अपभ्रंश भाषा में है। दूसरी बात विद्यापति जो मिथिला था उसके जो राजा थे शिव सिंह, उसकी दरबार में ये दरबारी कवि थे। कहां पर थे, मिथिला के राजा शिव सिंह थे, उनके दरबार में ये कवि थे, यानी उसके दरबारी कवि थे। तो ये बात की याद रखनी है आपको। सारे जो मैंने बताए सारे क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो एक एक पर आपको नजर रखनी है।
बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, राम सिंह, अमीर खुसरो। तो देखिए वर्ण रत्नाकर के जो रचनाकार है वो है ज्योतिश्वर ठाकुर, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बाकी विद्यापति के बारे में भी अपनी चर्चा कर ली, राम सिंह के बारे में पाहुड़ दोहा है, अमीर खुसरो की बहुत सारी मुखरियां हैं, दो शकुनी, कई बार मैंने इसके बारे में चर्चा की है। अमीर खुसरो ने पहेलियां लिखी, वो पहेलियां लिखी है, दो शकुनी लिखी है, मुखरियां लिखी है, बहुत सारी इसकी रचनाएं हो जाती है। नियमित जुड़े रहो, बार बार क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं तो एक बार बार रिपीट होने से आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, राउल बेल रचना का रचना काल है यानी समय क्या है? 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी? तो जो राउल बेल है वो 10वीं शताब्दी की रचना है। इसकी रचना है 10वीं शताब्दी में रचित रचना है। बात कर लेते इसकी रचयिता की, तो रोड़ा कवि नाम का व्यक्ति है, इसने इसकी रचना की है, रोड़ा कवि नाम का। और ये एक शिलांकित करती है, शिलांकित करती है। शिलांकित का मतलब हो गया कि ये कोई किताब नहीं है, ये एक जो पहाड़ों में जो पत्थर होते हैं, इस पत्थर पे इस प्रकार लिखी हुई एक रचना है, पहाड़ों पे पत्थरों पे लिखी हुई, तो शिलांकित रचना है। बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से आदिकालीन प्रवृत्ति है? ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। रासो काव्य की रचना, व वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, स ऐतिहासिकता का अभाव, द उपयुक्त सभी। तो ये सारी बातें हैं वो आदिकाल में देखने को मिलती है। प्रवृत्ति का मतलब हम विशेषता कह सकते हैं, विशेषता कह सकते हैं। तो आदिकालीन जो साहित्य था उसकी ये विशेषताएं थी, क्योंकि ज्यादातर रासो काव्य रचा गया। भाई पृथ्वीराज रासो हो गया, विजयपाल रासो हो गया, खुमार रासो हो गया, परमाल रासो हो गया, तो बहुत सारी रासो रचे गए। वीर और श्रृंगार रस है उसको महत्व दिया गया, ज्यादातर वीर रचनाएं थी और कुछ श्रृंगारिक रचनाएं थी। ऐतिहासिकता का अभाव था, यानी इतिहास से कोई मतलब नहीं था। तो ये सारी प्रवृत्तियां वो हमारे को आदिकाल में देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी है, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, संदिग्ध प्रमाणिकता, यानी जो प्रमाणिक चीजें उनमें संदिग्धता है, यानी पूरी चीजें प्रमाणिक नहीं है। कल्पना की प्रचुरता, यानी जैसे पृथ्वीराज रासो तो उसमें कल्पना ही की गई, एक तो कल्पना की प्रचुरता। संकुचित राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल नहीं है। मुक्तक एवं प्रबंध काव्यों की प्रधानता, यानी मुक्त काव्य और प्रबंध काव्य भी इसके अंदर रचा गया है। छंदों की विविधता, अलग अलग प्रकार के छंदों को काम में लिया गया है। डिंगल भाषा है वो इसमें, पिंगल भाषा है ये काम में ली गई है। तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आदिकाल में हो जाती है। बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, डिंगल भाषा होती है, यानी डिंगल भाषा हम किसे कहते हैं? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा, हिंदी प्लस उर्दू, गुजराती प्लस राजस्थानी। तो डिंगल है वो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, यानी अ वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। यानी अपभ्रंश और राजस्थानी वो एक डिंगल भाषा है, दोनों का मिश्रण है वही डिंगल भाषा कहलाती है। अपभ्रंश और ब्रज भाषा की बात करें तो ये हमारी पिंगल कहलाती है। ये क्या कहलाती है? पिंगल भाषा कहलाती है। तो दोनों में अंतर आपको पता चल गया होगा कि पिंगल कौन सी है, डिंगल कौन सी है। यानी अपभ्रंश तो दोनों में ही है, एक के साथ में राजस्थानी मिली हुई है, एक के साथ में ब्रज है। जिसके साथ में ब्रज मिलती है वो पिंगल हो जाती है, जिसके साथ में राजस्थानी मिलती है वो डिंगल हो जाती है। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये विचार किसका है? मोस्ट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, यानी जनता की चित्तवृत्ति है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये एक विचार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यानी जिस प्रकार जनता के विचार होते हैं उसी प्रकार का वहां का साहित्य हो जाता है। बात कर लेते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? कई बार मैंने जिक्र किया है, कई बार बता चुका हूं। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, फ्रेंच भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो सर्वप्रथम जो इतिहास है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किसने लिखा था? गारसा दे ताशी ने, गारसा दे ताशी ने। दूसरी बात,
क्या नाम था? इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इस प्रकार का इसका नाम था। समय की बात करें तो ये 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और दो भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग 1839 ईस्वी में था और दूसरा भाग की बात करें तो 1847 ईस्वी में था। दोनों को याद रखना है। प्रथम भाग है वो 1839 में, द्वितीय वो 1847 में प्रकाशित हुआ था। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर 738 कवि थे, उसका वर्णन किया गया था। 738 कवियों का वर्णन किया गया था, जिसमें से हिंदी के सिर्फ 72 ही कवि थे। हिंदी के कितने थे? 72 ही कवि थे। पूरे कवि क्या थे? 738 थे, पर हिंदी के 72 ही कवि थे। और ये प्रथम इतिहास ग्रंथ था, फ्रेंच भाषा में था। ठीक है, तो दिमाग में याद रखना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बनते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कविता कौमुदी के रचनाकार है सूर्यकांत शास्त्री, रामनरेश त्रिपाठी, रसखान और नामवर सिंह। तो देखिए कविता कौमुदी के रचनाकार है रामनरेश त्रिपाठी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निरंजन शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन अगले पैराग्राफ में, अ में नीरा, ब में निर जिसके हलंत लगा है, स में नीर और द में नी। तो देखिए इसके अंदर हमारा जो निरंजन शब्द है, तो पहले देखिए हम इसके टुकड़े करते हैं। निर धन अंजन और इसके हलंत लगा हुआ है, इसके हलंत लगा हुआ है। निरंजन का मतलब यह है निर्धन अंजन। अंजन का मतलब इसे काजल होता है, काजल होता है। तो देखिए अब ये निर उपसर्ग किस में आ रहा है? ब वाय में आ रहा है। जिसका ब वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, निर्धन अंजन, निरंजन। आगे देखते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन। निराकार शब्द में उपसर्ग है। निर जिसके हलंत लगा है, निर जिसके हलंत नहीं लगा है, नी और नीरा। तो देखिए 12 नंबर है, उसके हम टुकड़े करते हैं निराकार के। तो देखिए निर्धन आकार, निर्धन आकार। तो देखिए इसके अंदर हमारा उपसर्ग कौन सा हुआ? अ वाला, निर्धन आकार, निराकार। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से नि उपसर्ग से निर्मित शब्द है। नि उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अ में निर्मम, ब में निरपराध, च में न्यून, द में निराकार। तो देखिए हमारा 13 नंबर है, उसके अंदर नी धन ऊन, ये न्यून शब्द है, इसके अंदर नी उपसर्ग है, इसके अंदर नी उपसर्ग है। बाकी देखिए निर्मम की बात करें तो निर्मम के अंदर हमारे जैसे निर धन मम, निर्धन मम, ये तो हो गया उपसर्ग में। और बाकी इसके अंदर संधि करें तो नी के विसर्ग लगेगा और फिर हमारा आएगा मम, निर्मम। ठीक है, तो ये संधि में नियम काम करता है और ये उपसर्ग में नियम काम करता है। निरपराध की बात करें तो वही निर होगा, निर के हलंत लगा, निर पर अपराध, अपराध। तो इसके अंदर भी नहीं। निराकार के भी हमने ऊपर चर्चा कर ली है, निर्धन आकार। बात करते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ है, अत है, अत और अति। तो अत्यंत शब्द के अंदर हमारा देखो अति धन अंत, ये शब्द है, अति धन अंत। तो अति उपसर्ग है, द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर। बात कर लेते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से विदेशी भाषा का उपसर्ग है। अह सम, वह उप, स बे, दह नी। तो विदेशी भाषा का उपसर्ग है वो बे है, क्योंकि हिंदी में हमने विदेशी भाषा के उपसर्ग है वो भी काम में लिए। कितने उपसर्ग काम में लिए हमने विदेशी भाषा के, ये बात है वो मैंने उपसर्ग वाली क्लास है उसके अंदर आपको अच्छे से समझाइए। अगर आपने वो क्लास देखी है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी तो जाकर आप देख सकते हो। वो विदेशी भाषा के कितने उपसर्ग है मेरे को कमेंट करके आप जरूर बताएं।
क्लास कैसी लगी इसके बारे में मेरे को आप बताएं कि क्या इसमें सुधार करें या ऐसे ही रहने दें। तो जो भी आपके कमेंट है उस पर मैं विशेष प्रकार से ध्यान दूंगा। तो आप मेरे को कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। बाकी आप जैसे समझदार हो, सब कुछ आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन है तो भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।